हेलो क्लास 10। ये आपके ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है जिसका नाम वन और वन्य जीव संसाधन है। हम अपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ मुख्य पॉइंट से करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वनस्पति जात। वनस्पति जात क्या होते हैं? विशेष क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और जिनकी अपनी विशेषताएं होती हैं और अपना लाभ होता है, वो वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात क्या होता है? विभिन्न प्राणियों का समूह ही प्राणी जात कहलाता है। आगे है वन क्या होता है। देखिए, जहाँ विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं, तो वो वन, वह क्षेत्र जो है वो वन कहलाता है। और वन्य जीव क्या कहलाते हैं? वनों में रहने वाले प्राणी ही वन्य जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट है पादप जातियाँ क्या होती हैं? पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ ही पादप जातियाँ कहलाती हैं। जल स्थल चर क्या होते हैं? जल तथा भूमि दोनों पर रहने वाले जीव जल स्थल चर कहलाते हैं। जैसे कि मेढक होता है जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वन क्या होते हैं? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। वृक्षारोपण तथा वनोन्महोत्सव की सहायता से निर्मित वन। देखिए, वन जो होते हैं वहाँ पे प्राकृतिक रूप से पनपते हैं, लेकिन कृत्रिम वन जो होते हैं वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाता है या फिर वन महोत्सव के दौरान जो है वन निर्मित किए जाते हैं। आगे हैं हिमालयन यव क्या कहलाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला औषधीय पौधा हिमालयन यव कहलाता है। आगे है पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है वो किस सन में लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला पॉइंट प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना से संबंधित है। तो देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1973 ईस्वी में शुरू की गई। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात तथा 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से क्वेश्चन बनेगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है और ये कैसी परियोजना है? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब इस परियोजना में बहुत सारे उद्देश्य निहित हैं। आगे है कि भूमि पर सबसे रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है, जिसके एक विशिष्ट प्राणी है तथा ये जो है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा उसकी स्पीड। तो जो चीता है भूमि पर रहने वाला एक विशिष्ट प्राणी है और उसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में वो 112 किलोमीटर दौड़ सकता है। आगे इस चैप्टर से बहुत ही मुख्य पॉइंट है, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो इसे ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देखिए, जीव जंतु पाए जाते हैं और जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उसमें विभिन्नता होती है और इसी विभिन्नता को हम जैव विविधता कहते हैं। इन जीवों के आकार तथा कार्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। अगर आपसे जैव विविधता के बारे में पूछेगा, उसके डेफिनेशन पूछेगा या उसे क्या कहते हैं, तो आप इतना लिख देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट जैव विविधता का मानव जीवन के लिए महत्व है। तो इसे देखिएगा कि जैव विविधता का मानव जीवन पर क्या महत्व है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन सबको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और अन्य जीवधारी मिलकर ही इस जटिल पारिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए हमें सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी और अनाज उगाने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव इनका पुनः सृजन करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि प्राणी हो या फिर जो है पेड़ पौधे हो, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं।
अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वे तंत्र जिसमें सभी जीव जंतु एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तथा आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे केयरफुली आप लोग पढ़ लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। है कि सामान्य जातियाँ क्या होती हैं, तो वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य होती हैं, ऐसी जातियाँ ही सामान्य जातियाँ कहलाती हैं। जैसे पशु हुए, साल हुआ, चील हुआ आदि, ये सब सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं, तो देखिए, वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, ऐसे जातियाँ जो है संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। और जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है या फिर हो रही है, यदि वह जारी रहा, यदि वह बंद नहीं हुआ, तो ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जैसे काला हिरण हुआ, मगरमच्छ हुआ, भारतीय जंगली गधा हुआ, गैंडा हुआ इत्यादि, ये सब संकटग्रस्त जातियां हैं। और जिन कारणों से इनकी संख्या कम हो रही है, अगर वह नहीं बंद हुआ तो ये एक दिन पृथ्वी से समाप्त भी हो जाएंगे। आगे है कि सुभेय जातियाँ क्या होती हैं, वे जातियाँ जिनकी संख्या कम होती जा रही है, यदि हमने शिकार एवं वनोन्मूलन को कम नहीं किया तो यह संकटग्रस्त जीवों में शामिल हो सकती हैं। जैसे नीली भेड़ हुआ, एशियाई हाथी हुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि, ये सब जो है सुभेय जातियों के अंतर्गत आती हैं। आगे है दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं, तो वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है, ये आसानी से नहीं पाए जाते, ऐसी जातियाँ जो है दुर्लभ जातियाँ कहलाती हैं। आगे है कि स्थानीय जातियाँ क्या होती हैं, तो प्राकृतिक जातियाँ या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ, या वे जातियाँ जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, वो स्थानीय जातियाँ कहलाती हैं। जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अंडमानी रील इत्यादि, ये सब स्थानीय जातियों के अंतर्गत आती हैं। टॉपिक है लुप्त जातियाँ, तो वे जातियाँ जो इनके आवासों में खोज करने पर नहीं पाई जाती हैं, वे लुप्त जातियाँ कहलाती हैं। मतलब ऐसी जातियाँ जिनको अगर उनके आवास पर खोजा जाए तो नहीं पाई जा रही हैं, ऐसी जातियाँ लुप्त जातियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे एशियाई चीता हुआ, गुलाबी सिरा वाली बत्तख हुई, ये सब लुप्त जातियों के अंतर्गत आती हैं। आगे है कि औपनिवेशिक काल में वन के नुकसान के क्या कारण हुए। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि हम लोगों को अंग्रेज़ जो है उपनिवेश स्थापित किए थे हमारे देश में, उस काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो उस काल में, उस समय में, जिस समय हमारे देश को अंग्रेज़ गुलाम बनाए थे, तो वन के नुकसान के क्या रीज़न थे, वे सब यहाँ पे हम लोग जानेंगे। देखिए, औपनिवेशिक काल में वन के नुकसान होने का इम्पोर्टेंट रीज़न तो यहाँ पे रेल लाइनों का विस्तार, कृषि, व्यवसाय एवं उद्योगों का विस्तार इत्यादि थे। तो रेल लाइनों का विस्तार, देखिए आप जानते हो कि रेल को चलाने के लिए उनकी पटरियों का विस्तार जो है ज़रूरी होता है। तो वनों को काट करके रेल लाइनों का विस्तार हुआ था, जिससे रेल का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। फिर कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाए गए थे। व्यवसाय और उद्योगों का विस्तार, व्यवसाय और उद्योग चलाने के लिए भी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो वनों को काट करके व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित किए गए थे। और आप जानते हैं कि औद्योगिक काल में ही, औपनिवेशिक काल में ही हमारे देश में उद्योगों का विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ था। वाणिज्य वानिकी क्या होता है, देखिए ऐसी वानिकी जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए, जिससे धन कमाया जाए, वो वाणिज्य वानिकी होती हैं। तो वाणिज्य वानिकी के लिए भी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और क्षेत्र जो है वनों को काट कर ही प्राप्त किया गया था, और खनन क्रियाओं में वृद्धि हुई थी। तो इन सब रीजनों के कारण जो है औपनिवेशिक काल में वन नुकसान हुए थे। अब हम लोग वनों के प्रकार को जानेंगे। तो देखिए, वनों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक प्राकृतिक वातावरण के आधार पर और दूसरा प्रशासनिक आधार पर। तो प्राकृतिक वातावरण के आधार पर वन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
कहीली झाड़ियाँ और उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन, टुंड्रा वनस्पतियाँ, अल्पाइन। ये जो है प्राकृतिक वातावरण के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा था प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट है कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। जैव आरक्षित क्षेत्र बहुउद्देशीय सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वैज्ञानिक, स्थानीय लोगों और सरकारी अधिकारी मिलकर कार्य करते हैं ताकि वन्य प्राणियों और प्राकृतिक संपदा की अच्छे से रक्षा की जा सके। फिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे रक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ सुरक्षित रखा जा सके। तो इस चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो प्लीज़ उन सबको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने फेयर कॉपी पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे।